नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद का वसुंधरा इलाका ऐसा इलाका है जहां देश के सभी प्रांतों एवं धर्म के लोग रहते हैं। मूल रूप से उड़ीसा के जगत सिंहपुर के गांव आछिंदा का रहने वाला मनोज उर्फ मनोरंजन 1999 में वसुंधरा कॉलोनी में रोजी रोटी की तलाश में आया था। वसुंधरा इलाके में उड़ीसा के कुछ लोग पहले से ही रहते थे। मनोरंजन फोटोग्राफी का काम जानता था, इसलिए उसने अपने परिचितों की मदद से एक फोटोग्राफर की दुकान पर नौकरी कर ली। कुछ महीनों में जब वो काम में पारंगत हो गया तो इलाके में कुछ लोगों से उसकी जान पहचान हो गई। तो उसने वसुंधरा के सेक्टर 15 में एक दुकान किराए पर लेकर फोटो स्टूडियो खोल लिया। संयोग से काम भी ठीक ठाक चलने लगा। चेहरे पर भोली मुस्कान और बातचीत में बेहद सरल और विनम्र स्वभाव के मनोरंजन का काम उसकी मेहनत और लगन के कारण जल्द ही चल निकला। मनोरंजन उर्फ मनोज तिवारी जाति से ही ब्राह्मण नहीं था, बल्कि कर्म से भी वो ब्राह्मण ही था। माथे पर तिलक, सदकर्मी के कारण क्षेत्र के लोग उसे पंडित जी के नाम से पुकारने लगे। मनोरंजन के पिता भी उड़ीसा में पंडिताई का काम करते थे। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। गांव में अब माता पिता ही रहते थे। 3-4 साल में ही उसका काम धंधा ठीक ठाक चलने लगा और वो खूब पैसे कमाने लगा। वसुंधरा सेक्टर 15 में ही मनोरंजन ने रहने के लिए एक अच्छा फ्लैट भी किराए पर ले लिया। इसी तरह समय तेजी से गुजरने लगा। मनोरंजन के पास अब सब कुछ था। किराए का ही सही एक अच्छा घर था जिसमें सुख सुविधा का हर सामान मौजूद था। फोटोग्राफी का कारोबार अच्छा चल रहा था, जिससे हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए वो कमा लेता था। जिंदगी में कमी थी तो एक जीवन साथी की, जो उसकी तरह जिंदगी का अकेलापन दूर कर सके। माता पिता ने गांव से बिरादरी की कई लड़कियों की तस्वीरें भेजी थी, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी उसे पसंद नहीं आई। गाजियाबाद में रहने वाले उड़ीसा के परिचितों ने भी मनोज को शादी के लिए कई रिश्ते बताए, लेकिन संयोग से यहाँ भी कोई लड़की उसे पसंद नहीं आई। अभी तक उसने जिन लड़कियों को भी देखा था उनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी जिसे देखकर उसके दिल में कोई उमंग या खुशी की भावना जागी हो। इसलिए उसे एक ऐसी लड़की का इंतजार था जिसे देखकर पहली ही नजर में दिल से आवाज निकले कि हाँ, ये सिर्फ मेरे लिए बनी है। समय तेजी से गुजरता गया, लेकिन 2006 में अचानक एक दिन ऐसा भी आया जब एक लड़की को देखकर उसके दिल से वो आवाज निकली जिसका उसे इंतजार था। वह यूं कि एक दिन एक लड़की जिसका नाम गीता यादव था, वो उसके स्टूडियो में फोटो खिंचवाने आई। करीब 20 साल की गीता को देखकर वो उसे देखता ही रह गया। गीता जब खिलखिलाकर हंसती तो उसके गालों के बीच पड़ने वाले डिंपल किसी भी इंसान को उसका दीवाना बना देने के लिए काफी थे। मूल रूप से इटावा की रहने वाली गीता यादव पिछले 10 सालों से अपने परिवार के साथ किराए के मकान में कनावनी गाँव में रहती थी। परिवार में माँ शांति के अलावा एक बड़ा भाई राजेश यादव था। भाई एक फैक्ट्री में नौकरी करके अपनी पत्नी बच्चों के साथ माँ और छोटी बहन का पेट पालता था। कुल मिलाकर गीता निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। परिवार उन दिनों गीता की शादी को लेकर चिंतित था। परिवार चाहता था कि गीता की शादी बिरादरी में ही किसी अच्छे परिवार के लड़के से हो, लेकिन जहां भी पसंद का लड़का मिलता तो दहेज की ऐसी मांग होती कि गीता के परिवार के लिए दहेज की मांग पूरी करना मुश्किल हो जाता। इसलिए गीता की उम्र तेजी से बढ़ रही थी और गीता के परिवार की चिंताएं भी। लेकिन जब मनोज ने गीता को देखा तो उसे पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। कुछ समय पहले तक वो नहीं मानता था कि किसी लड़की को देखकर उसके मन में ऐसा मीठा एहसास जागेगा। जब उसने गीता को देखा था तब उससे कुछ पल की मुलाकात हुई थी, लेकिन तभी ना जाने कब उसका दिल खो सा गया। हालांकि मनोरंजन ने गीता से भी ज्यादा हसीन लड़कियां देखी थी, लेकिन गीता की हसीन मुस्कुराहट ने उस पर अजीब सा जादू कर दिया था। उस दिन रात में मनोज को नींद नहीं आई, क्योंकि आंखें बंद करते ही कानों में उसकी मीठी आवाज गूंजने लगती थी। इस एहसास के बाद उसे लगने लगा कि सालों बाद हो रहा ये एहसास प्यार है। अगला पूरा दिन मनोज ने गीता के इंतजार में बिता दिया, क्योंकि उसे अपने फोटो लेने के लिए आना था। आंखें उसका इंतजार करते हुए थक गई, लेकिन वो नहीं आई। फिर उस दिन वही बेकरारी, रात भर उसका ख्याल और यही सोचना, आखिर ये प्यार क्या चीज है। 3 दिन हो गए, लेकिन गीता फोटो लेने नहीं आई। इंतजार जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, बेकरारी भी उसी तरह बढ़ती जा रही थी। आखिर चौथे दिन जब गीता अपना फोटो लेने के लिए उसके स्टूडियो पर आई तो दिल को वैसे ही सुकून मिला जैसे तपती रेत पर पानी गिरने से ठंडक का एहसास होता है। संयोग ये भी था कि पहले दिन जब गीता फोटो खिंचाने आई थी
तो उसके साथ पड़ोस में रहने वाली कोई महिला थी, लेकिन उस दिन वो अकेली पहुंची। आपकी फोटो उतनी खूबसूरत नहीं आई जितनी खूबसूरत आप हो। फोटो का लिफाफा गीता के हाथ में थमाते हुए मनोरंजन ने कहा। फिर तो मैं फोटो का कोई पैसा नहीं दूंगी, गीता बोली। आपकी खूबसूरती को कैमरे में कैद करने की गुस्ताखी तो हम कर चुके हैं, इसलिए आपका पैसा नहीं देना हमें मंजूर है। मनोरंजन ने हिम्मत जुटाकर थोड़ा सा खुलना शुरू किया। वैसे अगर आप मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाती तो आपकी फोटो और भी अच्छी आती। कुछ जानकारी की जिज्ञासा लिए मनोरंजन ने कहा। मनोरंजन के इतना कहते ही गीता ने नाक सिकोड़ते हुए कह दिया, हम क्यों मांग में सिंदूर लगाए, वो तो शादीशुदा औरतें लगाती है, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। गीता ने नाराजगी का इजहार किया तो मनोरंजन का दिल खुशियों से उछलता हुआ सीने से बाहर आने को हो गया, क्योंकि घुमा फिरा कर वो यही पूछना चाहता था कि गीता शादीशुदा है या नहीं। उसका काम हो गया, क्योंकि जो लड़की उसे पसंद आई थी वो सिंगल है या शादीशुदा, ये जानना उसके लिए जरूरी था। बस उसके बाद मनोरंजन के लिए गीता से दोस्ती करना आसान हो गया। गीता की तरह वो भी भोला भाला था। उसने गीता का नाम पता पूछा, उसके परिवार के बारे में जानकारी ली और उसका मोबाइल नंबर हासिल करके उसे भी अपना मोबाइल नंबर दे दिया। गीता को उसने ये बात इशारे इशारे में बता दी कि वो उसको पसंद करता है और फोन पर उससे बात करेगा। इसके बाद दोनों के फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगे। 1-2 महीने के बाद मनोरंजन की तरह गीता भी उसे पूरे दिल से प्यार करने लगी। एक दिन मनोज ने अपने दिल का इजहार करते हुए गीता से कह दिया, गीता क्या तुम मेरी सोनी जिंदगी में आकर उसे रोशन कर सकती हो। दोनों ने उस दिन साथ में जीने की कस्में खा ली। बस एक ही अड़चन थी, मनोरंजन जाति से ब्राह्मण था, जबकि गीता यादव बिरादरी से थी। मनोरंजन को तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन गीता के परिवार को ऐतराज ना हो, इसलिए उसने गीता से अपने परिवार की राय जानने के लिए कहा। गीता ने जब अपनी मां शांति व भाई राजेश यादव को मनोरंजन के बारे में बताया तो उन्होंने पहले नाराजगी दिखाई कि एक गैर बिरादरी के लड़के से हम कैसे उसकी शादी कर दे, लेकिन फिर यही सवाल उठा कि बिरादरी में अच्छे लड़के तो मोटा दहेज मांग रहे हैं, जबकि मनोज अच्छा लड़का भी है और कमाता भी अच्छा है। ऊपर से वो गीता को बहुत प्यार करता भी है। अगर वो मनोरंजन से गीता की शादी करते हैं तो अच्छा लड़का भी मिल जाएगा और दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। नाना करते करते गीता की माँ और भाई दोनों मान गए और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। फरवरी 2007 में दोनों परिवार वालों की रजामंदी से मंदिर में जाकर मनोरंजन और गीता ने शादी कर ली। शादी के बाद मनोज को मानो जीने का मकसद मिल गया। उसकी चाहत गीता उसकी जिंदगी को रोशन बना चुकी थी। 6 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मनोरंजन पूरी तरह गीता के प्यार के आगोश में डूब चुका था। समय का पहिया तेजी से घूमने लगा, लेकिन 2 साल गुजर गए तो एक कमी दोनों को खलने लगी। उनकी चाहत थी कि घर आंगन में एक बच्चे की किलकारी गूंजे, लेकिन वो चाहत पूरी नहीं हो रही थी। 3 साल हो गए, लेकिन गीता मां नहीं बन सकी। जब मनोरंजन अपनी इस चाहत का जिक्र करके गीता से इस कमी को पूरा करने की फरमाइश करता तो वो कहती, इसमें मेरा क्या दोष है, तुम्हारी मर्दानगी में कमी होगी जो बच्चा पैदा नहीं हो रहा। गीता जब उसकी फरमाइश पर ऐसी बात बोलती तो मनोज के तन बदन में जैसे आग लग जाती। वैसे भी दुनिया का कोई मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर कोई उसकी मर्दानगी को लेकर सवाल उठाए तो भले ही उसमें सच्चाई हो, लेकिन इस बात से उसके अहम को चोट लगती है। जब ऐसा होता तो वो भी गीता से कह देता, खोट मेरी मर्दानगी में नहीं बल्कि तुम्हारी जमीन ही बंजर है, जिसमें फसल पैदा करने की ताकत नहीं है। औरत की कोख पर कोई उंगली उठाए तो ये बात एक औरत को भी बर्दाश्त नहीं होती है। अब अक्सर ऐसा होने लगा कि बच्चे की चाहत पे मनोज और गीता एक दूसरे में कमियां गिनाने लगे, लेकिन जब बात आती कि चलो किसी डॉक्टर को दिखा ले तो दोनों ही एक दूसरे पर तोहमत लगाने लगते कि उसमें कोई कमी नहीं है, तुम अपना इलाज कराओ। हकीकत ये थी कि दोनों ही अहम की लड़ाई लड़ते थे। पता किसी को नहीं था कि बच्चा पैदा ना होने की कमी किसमें है। मनोरंजन ने जब बच्चा नहीं होने की बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने कहा कि वो गीता को लेकर उड़ीसा आ जाए, वहाँ वो इलाज कराकर सब ठीक कर देंगे। जब मनोरंजन ने गीता से सब कुछ छोड़कर उसके साथ उड़ीसा चलने की बात कही तो गीता ने साफ इनकार कर दिया कि वो गाजियाबाद को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इस बात से मनोज गीता से और भी ज्यादा नाराज हो गया। कुछ दिन और बीते तो बच्चे को लेकर बात इतनी बढ़ने लगी कि मुंह बहस के बाद दोनों में मारपीट तक की नौबत आने लगी। इसी परेशानी में मनोज ने शराब भी पीनी शुरू कर दी। गीता जब इस पर ऐतराज जताती तो मनोज इसका जिम्मेदार भी
उसी को ठहरा देता। इसके बाद फिर दोनों के बीच मारपीट होती। अब ऐसा होने लगा कि शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता कि जब पति पत्नी के बीच कोई कलह या मारपीट ना होती हो। गीता को अब मनोज से शादी करने का अफसोस होने लगा था। कई बार तो उसका मन चाहता कि वो घर छोड़कर चली जाए। उधर मनोरंजन को भी अब गीता से शादी करने का मलाल होने लगा था। दोनों ही लड़ाई झगड़े के दौरान अपने इस पछतावे की बात एक दूसरे पर जाहिर भी कर देते। ऐसे में मनोज गीता को ताने देते हुए कहता कि मैं ही था जो तुझसे प्यार कर बैठा और तुझसे मैंने शादी कर ली, वरना तुझे कोई रखेल बनाकर भी नहीं रखेगा। ये बात गीता को इस तरह चुप जाती जिससे उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाता। आखिर पानी सर से ऊपर गुजर गया। एक दिन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ा कि उस दिन गीता ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मनोज ने भी उसके इस फैसले का विरोध नहीं किया। अप्रैल 2011 में गीता ने मनोरंजन का घर छोड़ दिया। चूंकि मनोरंजन से शादी करने का फैसला उसका अपना था और परिवार की हैसियत भी ऐसी नहीं थी कि गीता पति को छोड़कर फिर से परिवार पर बोझ बनकर उनके साथ रहे। गीता के पास बैंक में थोड़े बहुत पैसे थे। उसने पहरातगढ़ी में किराए पर एक कमरा ले लिया। रहने के लिए थोड़ा सामान भी जुटा लिया और अकेले रहने लगी। थोड़े ही दिन में प्रयास करने पर उसे वसुंधरा में एक नर्सिंग होम में मेड का काम भी मिल गया, जिससे भरण पोषण की समस्या भी खत्म हो गई। लेकिन एकाएक टूटकर प्यार करने वाले पति से अलग होने की कमी को भुलाए नहीं भूल रही थी। 29 सितंबर 2012 शनिवार की रात के करीब 9:30 बजे का समय था। तत्कालीन इंदिरापुरम थाना प्रभारी गोरखनाथ यादव को सूचना मिली कि एक महिला को सेक्टर 16 में मोटरसाइकिल सवार किसी बदमाश से सड़क पर जाते हुए गोली मार दी है। थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गोली महिला की पीठ में लगी थी। तत्कालीन एसपी शिवशंकर भी फॉरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद गोली लगने से घायल महिला को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। बाद में छानबीन करने पर पता चला कि मृतक महिला का नाम गीता यादव है। जानकारी ये भी मिली कि गीता यादव पहरातगढ़ी में किराए का मकान लेकर अपने पति से अलग रहती थी। गीता के मायके वालों के बारे में जानकारी मिली तो उसका भाई राजेश और मां शांति देवी इंदिरापुरम थाने पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी की हत्या के पीछे अपने दामाद मनोज का हाथ होने का शक जताया। इंदिरापुरम पुलिस ने उसी दिन हत्या की धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस टीम ने परिजनों के शक की बुनियाद पर जब सेक्टर 15 में मनोरंजन तिवारी के फ्लैट पर छापा मारा तो पता चला कि वो घर पर नहीं है। पता चला कि वो 2 दिन से अपना सामान कमरे से निकालकर कहीं ले जा रहा था। पुलिस टीम जब अगले दिन मनोज तिवारी की दुकान पर पहुंची तो पता चला कि उसने किसी को अपनी दुकान सामान सहित बेच दी है। गीता के परिजनों ने पुलिस को बताया था कि उसका पति मनोरंजन तिवारी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता था, इसलिए उनकी बेटी 1.5 साल से उससे अलग रह रही थी और खुद कमाकर अपना पेट पालती थी। परिवार वालों ने यह भी बताया था कि मनोरंजन ने गीता को कई बार धमकी दी थी। गीता की हत्या के बाद जिस तरह मनोरंजन अपना घर व दुकान छोड़कर भाग गया था, उससे साफ था कि गीता की हत्या में उसी का हाथ है। लिहाजा पुलिस ने उसके फोन को सर्विलांस पर लगा दिया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को मनोज तिवारी के उड़ीसा स्थित घर का पता मिल गया। पुलिस की एक टीम वहां पहुंची तो पता चला कि वो अपने घर भी नहीं पहुंचा था। तब निराश होकर पुलिस टीम उड़ीसा से वापस लौट आई। इसके बाद पुलिस ने काफी दिनों तक मनोज को इधर उधर तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आखिर पुलिस ने उसके खिलाफ अदालत से कुर्की वारंट हासिल करके उसके उड़ीसा स्थित घर की कुर्की कर ली। बाद में पुलिस ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। पुलिस ने पहले उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। बाद में 2 साल बाद इनाम की धनराशि 50,000 रुपए कर दी। पुलिस दल ने 2-3 बार मनोरंजन की तलाश में उड़ीसा में छापे मारे, लेकिन वो कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। समय तेजी से गुजरता रहा। इंदिरापुरम थाने में एक के बाद एक कई थाना प्रभारी बदल गए। हर अधिकारी आने के बाद गीता हत्याकांड के फरार आरोपी मनोरंजन की फाइल देखता। एक नई पुलिस टीम का गठन होता और फिर उसकी फाइल धूल फाकने लगती। इसी तरह 9 साल बीत गए। जुलाई 2021 में इंदिरापुरम सर्कल में सीओ अभय कुमार मिश्रा और इंदिरापुरम थाना प्रभारी के रूप में इंस्पेक्टर संजय पांडे की नियुक्ति हुई। दोनों ही अधिकारियों को पुराने मामलों को सुलझाने में महारत हासिल थी। उन्होंने जब गीता हत्याकांड की फाइल देखी तो उन्होंने इस बार फाइल को अलमारी में रखने की जगह इस मामले को चुनौती के रूप में लेकर फरार मनोरंजन तिवारी को गिरफ्तार करने की रणनीति बनाई। दरअसल सीओ अभय कुमार मिश्रा के एक परिचित अधिकारी जगत सिंहपुर जिले में तैनात है, जहां का मनोज तिवारी मूल निवासी है। अभय मिश्रा को अपराधियों के मनोविज्ञान से इतना तो समझ में आ रहा था कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद वो ना हो मनोरंजन तिवारी का अपने परिवार के साथ
कुछ संपर्क जरूर होगा। भले ही वो उनके साथ नहीं रहता हो, मगर उनसे संपर्क जरूर करता होगा। अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो वो पकड़ में जरूर आ सकता है। लिहाजा अभय कुमार मिश्रा ने उड़ीसा के जगत सिंहपुर में तैनात अपने परिचित अधिकारी को गीता हत्याकांड की जानकारी दी और उनसे मदद मांगी। संबंधित अधिकारी ने स्थानीय स्तर पर अपनी पुलिस को मनोरंजन तिवारी के गांव आछिंदा के आसपास सादे लिबास में तैनात कर दिया। वहां तैनात पुलिस टीम को पता चला कि पास के गांव में एक मंदिर का पुरोहित जिसका नाम मनोज है, वो अक्सर मनोज तिवारी के घर आता जाता है, लेकिन चेहरे मोहरे व होलिये से वो एकदम मनोरंजन तिवारी जैसा है। जगत सिंहपुर पुलिस ने जब ये बात इंदिरापुरम सीओ अभय कुमार मिश्रा को बताई तो वे समझ गए कि हो ना हो मनोरंजन तिवारी अपने गांव के आसपास ही कहीं वेशभूषा बदलकर रह रहा है। अभय मिश्रा ने इंदिरापुरम थाना प्रभारी संजय पांडे को तत्काल एक टीम गठित करके उड़ीसा रवाना करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही इंस्पेक्टर संजय पांडे ने अभयखंड चौकी प्रभारी एसआई भुवनचंद्र शर्मा, नरेश सिंह और कांस्टेबल अमित कुमार की टीम गठित की। टीम को आवश्यक निर्देश देकर उड़ीसा रवाना कर दिया गया, जहां पुलिस टीम ने जगत सिंहपुर में स्थानीय बालिंदा थाने की पुलिस से संपर्क साधा। सीओ अभय मिश्रा के परिचित अधिकारी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस पहले ही मनोज पुरोहित के बारे में तमाम जानकारी जुटा चुकी थी। 25 जुलाई 2021 को इंदिरापुरम थाने से गई पुलिस टीम ने बालिंदा थाने की पुलिस टीम की मदद से मनोरंजन तिवारी को दबोच लिया। वो मनोज तिवारी के नाम से मंदिर का पुरोहित बनकर रह रहा था और वेशभूषा बदलने के लिए उसने दाढ़ी बढ़ा दी थी। लेकिन जब उसने अपने माता पिता के घर आना जाना शुरू कर दिया तो लोगों को उस पर शक हो गया। हालांकि जब पुलिस टीम ने उसे पकड़ा तो उसने पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी सी सख्ती के बाद ही उसने कबूल कर लिया कि वो मनोरंजन तिवारी उर्फ मनोज तिवारी है। आवश्यक लिखा पड़ी वो कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस अगले दिन गीता हत्याकांड के 9 साल से फरार चल रहे आरोपी मनोरंजन को गिरफ्तार करके गाजियाबाद ले आई। इंस्पेक्टर संजय पांडे और सीओ अभय कुमार मिश्रा के अलावा एसपी के सामने मनोरंजन तिवारी ने कबूल किया कि उसी ने सोच समझकर गीता की हत्या की थी। तिवारी ने बताया कि 2011 में उसके साथ झगड़ा होने के बाद जब गीता अलग होकर किराए का कमरा लेकर रहने लगी और कहीं नौकरी करने लगी तो उसके संबंध सचिन यादव नाम के एक ठेकेदार से हो गए थे। जब उसे इस बात की खबर लगी तो वो मन महसूस कर रह गया। भले ही गीता से उसका झगड़ा हो गया था और वो अलग रहता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे मोहब्बत करता था। ये बात उसे मंजूर नहीं थी कि बिना तलाक लिए गीता किसी गैर मर्द के बिस्तर की शोभा बने। मनोरंजन अक्सर गीता पर नजर रखने लगा। उसने गीता को 1-2 बार समझाया भी कि अगर वो किसी गैर के साथ संबंध रखेगी तो वो उसकी जान ले लेगा, लेकिन गीता ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने उल्टा मनोज को धमकी दी कि अगर वो उसके रास्ते में आएगा तो सचिन उसका काम तमाम कर देगा। मनोज की सचिन यादव से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए मनोज ने तय कर लिया कि इससे पहले कि गीता अपने आशिक से कहकर उस पर वार कराए, वो उसी का काम तमाम कर देगा। मनोरंजन ने साजिश रची। गीता की हत्या के बाद गाजियाबाद से फौरन भागने की उसने पूरी प्लानिंग बना ली। 29 सितंबर 2012 की शाम को गीता जब अपने काम से घर लौट रही थी, मनोज ने उसे रोक लिया और गोली मार दी। गोली गीता को ऐसी जगह लगी थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इत्मीनान होने के बाद मनोज मौके से फरार हो गया। गीता की हत्या करने के फौरन बाद उसने अपने परिवार वालों को इस बात की सूचना दे दी और उन्हें सतर्क कर दिया था कि पुलिस अगर उन तक पहुंचे तो वो उसके बारे में अनजान बने रहे। कई महीनों तक इधर उधर रहने के बाद पुलिस की गतिविधियां जब शांत हो गई तो वो एक रात अपने परिवार वालों से जाकर मिला। उसने उन्हें बता दिया कि अब वो पड़ोस के ही गांव के मंदिर में नाम वो वेशभूषा बदलकर पुरोहित के रूप में रहेगा और उनसे अक्सर मिलता रहेगा। कहते हैं कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून व पुलिस के हाथ एक न एक दिन उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। मनोरंजन तिवारी को इस बात का भ्रम था कि उड़ीसा गाजियाबाद से इतनी दूर है कि 9 साल बीत जाने पर पुलिस बार बार उसकी तलाश पे ना तो उसके गांव आएगी और ना ही इतनी बारीकी से तहकीकात करेगी। लेकिन ये उसकी भूल साबित हुई, क्योंकि पुलिस चाहे किसी भी प्रदेश की हो, लेकिन कानून के गुनहगार को पकड़ने के लिए प्रदेश की दूरियां मिनटों में ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।